हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में स्टडी करेंगे। और ये आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर होने वाला है। और इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग मेनली 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा पीएच स्केल। और पीएच स्केल में हम देखेंगे कि किस प्रकार अम्लों और क्षारों की या क्षारकों की पीएच मान या पीएच वैल्यू वेरी करती है, उसको हम समझेंगे बहुत ही डिटेल में, वो भी ग्राफ के माध्यम से। और अगला सेकंड टॉपिक हमारा होने वाला है दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व। ठीक। और उसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा होगा कि लवणों का पीएच वैल्यू। ठीक। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन्हीं 3 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो में एंड तक बने रहना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी हिट जरूर कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमने 2 लेक्चर ले रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पीएच स्केल मतलब क्या होता है, उसमें कुछ चीज़ें डिनोट की गई होती है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि पीएच का वैल्यू या पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक। अब यहाँ पे देखो, जो कि पोटेंशियल है ये डायरेक्ट इंडियन वर्ड से नहीं आया है। ये जो पीएच में पी है, इस पी का मतलब होता है पोटेंस। क्या होता है? पी का मतलब होता है पोटेंस, जो कि ये जर्मन शब्द है और इसी का अर्थ होता है पोटेंशियल या शक्ति। समझ गए? तो पीएच का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये क्या करेगा भाई? अब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन से आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये हाइड्रोजन की शक्ति को बताएगा या H+ आयन की सांद्रता की ज्ञात करने के लिए ये स्केल उपयोग किया जाता है। तो समझते हैं पीएच स्केल होता क्या है। तो किसी बिलियन में उपस्थित, किसी बिलियन, अब बिलियन क्या होता है मैंने बता दिया। बिलियन में 2 तरह के पार्टिकल होते हैं, एक विलायक होता है, एक विलेय होता है। समझ रहे ना। तो किसी बिलियन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया या एक स्केल विकसित किया गया, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? किसी बिलियन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए H+ आयन, इसी के हमें क्या करना है? सांद्रता ज्ञात करना है कि कितना ये मजबूत H+ आयन है। ठीक ना। तो जिस स्केल का आप उपयोग करते हैं उसी स्केल को हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने बता दिया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल जो आया है पोटेंस शब्द से मिलकर बना है, जो कि पोटेंस क्या है? एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ शक्ति होता है, पावर होता है। समझ गए? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार अम्ल विलयन का पीएच मान क्या होगा, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा और उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो मैंने कल के वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि जो भी दुर्बल अम्ल या प्रबल अम्ल आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमेशा उदासीन विलयन बनाएंगे। या देखो, प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक आपस में मिलेंगे, रिएक्शन करेंगे तो उदासीन विलयन बनाएंगे। या दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक मिलकर भी उदासीन विलयन का निर्माण करते हैं, साथ में जल भी बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं ना। तो इस प्रकार हम देखेंगे उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। ये मान लो एक पीएच स्केल है, यहाँ पे 0। तो जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा, ठीक, जिस विलयन का पीएच मान लो यहाँ पे 7 रख लो, 7 होगा, इधर आप बढ़ा दो 7 से लेकर के 14 तक। तो पीएच स्केल का जो भी रेंज होता है 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है। ठीक, 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है।
तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। और अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है भाई? तो 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम। इधर वाले को हम क्या बोलेंगे? अम्लीय बोलेंगे। इसका मान 7 से कम होगा उस विलयन को हम क्या बोलेंगे? अम्लीय। लेकिन ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो उस विलयन को हम क्षारीय विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षारीय विलयन। अब इसको स्केल के माध्यम से हम देखते हैं। मैंने बता दिया कि यह स्केल 0 से लेकर के 14 तक पीएच मान ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मैंने रेंज बता दिया। जो पीएच स्केल होता है उसका रेंज होता है 0 से लेकर के 14 तक। और जिन विलयन का पीएच मान 7 होता है उदासीन विलयन, 7 से अधिक वाले को क्षारीय विलयन, और 7 से कम पीएच मान वाले को हम क्या बोलेंगे? अम्लीय विलयन बोलेंगे। समझ में आ गया? इस प्रकार अब हम यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार इनका रेंज वेरी करता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अम्ल का। तो देखो, जब भी कोई भी अम्ल अगर दुर्बल होगा तो 0 के नज़दीक होगा। ठीक ना? अम्ल अगर दुर्बल होगा, कमज़ोर होगा तो 0 के नज़दीक होगा। लेकिन जैसे जैसे वो 7 के नज़दीक आएगा, किसके नज़दीक? 7 के नज़दीक आएगा, उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। से यहाँ पे देखो, जो भी प्रबल अम्ल होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है? तो प्रबल अम्ल है। ठीक ना? मैंने बताया भी था, जब अम्ल मैंने बताया था तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। ठीक ना? उसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था। तो प्रबल अम्ल यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या आ जाएंगे? तो प्रबल अम्ल। इन सब का पीएच मान 7 के करीब होता है। वहीं अगर हम बात करेंगे दुर्बल अम्ल के बारे में, तो दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है CH3COOH या H2CO3। ठीक, ये सब क्या है? तो दुर्बल अम्ल है। इनका जो पीएच मान होता है 0 के आसपास में होता है। ठीक, और जैसे ये लेफ्ट से राइट में जाएंगे इनका पीएच मान बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गया? अब इसी प्रकार हम क्षारों की देख लेते हैं पीएच मान किस प्रकार वेरी होता है। तो देखो, सेम प्रोसेस वही है। और यहाँ पे देखो एक बात और, ये क्या करेंगे? दुर्बल अम्ल हमेशा H+ आयन देंगे। ठीक, ये क्या है? H+ आयन की मात्रा है, दिखाया गया है, जो भी यहाँ पे कलर किया गया है। ठीक, इसी प्रकार क्षारक क्या करेंगे भाई? OH आयन की मात्रा देंगे। यहाँ पे देखो दिखाया गया है ग्राफ के माध्यम से। ठीक, अब समझते हैं जैसे जैसे ये 7 से अधिक जाएगा, मतलब 7 के जो भी नज़दीक रहेगा उसको हम बोलेंगे दुर्बल क्षार या दुर्बल क्षारक। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो ये सब क्या है? दुर्बल क्षार है। अब जैसे जैसे ये 7 से पार जाएगा, 7 से बढ़ता चला जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक। तो 14 के जैसे करीब ये जाएगा तो सबसे प्रबल क्षार वही होगा। ठीक, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक ना? तो ये सब क्या है? तो प्रबल क्षार हैं। समझ गए? तो जैसे जैसे ये 7 से अधिक होते हुए चला जाएगा, ग्राफ इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? दुर्बल क्षार प्रबल क्षार में बदल जाएंगे। और ये हमेशा क्या करेंगे भाई? तो OH आयन की मात्रा देंगे। ठीक, क्षार क्या होते हैं? जलीय विलयन में OH आयन की मात्रा देता है। अब यहाँ पे देखो ग्राफ के माध्यम से पूरा समझाया गया है। ये पीएच स्केल है और पीएच स्केल पे इसका रेंज दिखाया गया, ये 0, ये 14, और यहाँ पे बीच में 7 है, 7 दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखो बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति, इधर जाओगे तो यहाँ पे बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति दिखाई गई है और यहाँ पे बढ़ती हुई क्षारक प्रवृत्ति दिखाई गई है। ठीक, इसमें क्या होगा? जैसे जैसे यहाँ पे जाओगे इधर तो आयन की मात्रा क्या हो जाएगी? सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। और यहाँ पे इधर जाओगे तो क्या होगा? H+ आयन की सांद्रता में कमी होगी। ठीक, तो इस प्रकार हमारा पीएच वैल्यू क्या करता है? वेरी करता है। अब हम समझेंगे सेकेंड टॉपिक, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारे दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का क्या महत्व है उसको हम देखते हैं।
तो सबसे पहले हम ये टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो हमारा शरीर जो होता है 7 से लेकर के 7.8, हमारा जो बॉडी होता है 7.0 से लेकर के 7.8 पीएच रेंज के बीच कार्य करता है। ये मनुष्य के बॉडी का पीएच स्केल दिया गया है। ठीक ना। अब जो वर्षा के जल की पीएच मान कितना होता है भाई, तो 5.6 से कम ही होता है। वह वर्षा क्या हो जाती है, अम्लीय वर्षा होती है। किस प्रकार की वर्षा होती है भाई, तो अम्लीय वर्षा। तो जिन वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होगा उस वर्षा को हम क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा बोलेंगे। और हमारे बॉडी का पीएच रेंज कितना होता है, 7 से लेकर के 7.8 के बीच में होता है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जाता है, ये कंपटीशन के भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक ना। अब मिट्टी का पीएच मान देख लेते हैं। मिट्टी का पीएच मान किसानों के लिए बहुत ही काम करता है। ये समझना पड़ता है कि कहाँ पे पीएच मान कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। तो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। अच्छी उपज मतलब कि बहुत ही बढ़िया फसल उगाने के लिए पीएच मान का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। यदि किसी स्थान पे मिट्टी का पीएच मान कम या अधिक हो जाता है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। आप देखे होगे छिड़काव करते हैं या मिट्टी में खाद बीज वगैरह करके वो देते हैं, पोटेशियम जिंक सल्फेट वगैरह वो सब छिड़काव करते हैं, जिससे उनका पीएच मान सही मात्रा में हो जाए। समझ गए। तो इस प्रकार पीएच का, मिट्टी का पीएच मान वेरी करता है। अब हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान। ठीक, तो हमारे पाचन तंत्र पेट में होता है, तो हमारा उधर स्टोमक में मतलब क्या होता है, पेट ही होता है। तो हमारा जो पेट होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न होता है। हमारा जो पेट होता है ये क्या करता है भाई, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डेवलप करता है, उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की कंडीशन में क्या ये उदर क्या करता है भाई, अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होने लगता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का हम उपयोग करते हैं, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है भाई, जब भी हमारे पेट में दर्द या जलन होता है तो हम इसको सेवन करते हैं, लेते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, विलयन ये उदासीन बना देता है, जो कि हमारा दर्द को ख़त्म कर देता है। जब भी अम्ल की मात्रा पेट में ज़्यादा हो जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न जो होता है उसकी मात्रा जो बढ़ जाएगी, तो पेट में क्या होगा भाई, दर्द या जलन अनुभव होने लगेगा। और इस दर्द जलन को हम ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, क्षारक इस्तेमाल करते हैं, और क्षारक के तौर पर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं। समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। जब भी पीएच चेंज होगा तो हमारे दांतों में बहुत सारे दिक्कत आ जाता है, कई सारे रोग हो जाते हैं। ठीक ना। तो मुंह के पीएच का मान कितना होता है, तो 5.5 से कम ही होता है, जो कि दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। देखो, जब भी मुंह का पीएच मान 5.5 यानी कि 5.5 से अगर कम होगा तो दांतों का क्षय मतलब नुकसान, दांतों में रोग लगना स्टार्ट हो जाएगा। और दांतों का जो इनेमल जो होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो कि शरीर के सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये कैल्शियम फास्फेट होता है, सबसे कठोर पदार्थ यही होता है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है, इसमें कुछ दिक्कत आने लगता है। अब क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से हमें क्या हो जाता है, अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन में हम कर सकते हैं। अब जब भी हमारा विलयन उदासीन हो जाएगा तो रोग खत्म हो जाएगा। समझ गए। अगला समझते हैं पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षा। इसको समझ लेते हैं। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। देखो, जब भी किसी को मधुमक्खी डंक मारती है तो क्या करती है, अम्ल आपके बॉडी में रिलीज़ कर देती है। ठीक ना। जिसके वजह से क्या हो जाता है भाई, दर्द एवं जलन का अनुभव हो जाता है। एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगा तो दर्द जलन का अनुभव होने लगेगा। तो डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से हम आराम मिलता है। जो जिस जगह पे
मतलब डंक मारी है, उस जगह पे हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, आराम पा लेते हैं। नेटल के डंक मारने वाले बाल मैसेनाइक अम्ल छोड़ दे जाते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव हो जाता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पे हम डाक पौधे की पत्ती को रगड़कर कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार मधुमक्खी डंक मारती है तो क्या हो जाता है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, और अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे, एल्कली के माध्यम से उसको हम रिलीज़ कर लेंगे। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लवणों का पीएच मान। तो जो भी हमारे साल्ट्स होते हैं उसका हम पीएच मान देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो भी प्रबल अम्ल होते हैं किसी भी प्रबल क्षारक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमेशा उदासीन विलयन बनाएंगे। उदासीन विलयन का मतलब उदासीन लवण। ठीक, विलयन कैसा बनेगा आपका, उदासीन बनेगा। यही मैं बात करूंगा, अगर दुर्बल अम्ल लूँगा फिर दुर्बल क्षारक लूँगा तो भी आपका विलयन कैसा बनेगा, उदासीन बनेगा। तो उदासीन लवण का पीएच मान कितना होता है भाई, तो 7 होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिलकर अम्लीय लवण बनाएंगे, और अम्लीय लवण का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल मिलकर कैसा बनाएंगे, ये भी क्षारकीय लवण बनाएंगे, और क्षारकीय लवण का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। ठीक, इतना तो सबको पता होगा। अब पीएच मान आज मैंने बता दिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि साधारण नमक से रसायन। ठीक, तो जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे साल्ट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, धोने का सोडा है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस है। मेनली 5 है, मेनली 5 साल्ट्स हैं। इसके बारे में हम सभी को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, मतलब सोडियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे, जल के साथ क्रिया कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड में टूट जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं भाई, क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे रिएक्शन कराया गया है NaCl, सोडियम क्लोराइड को जल के साथ। ठीक, ये क्या होगा, सोडियम क्लोराइड जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो भी हम जार का बर्तन लेंगे उसमें लिक्विड जो हमारा होगा NaCl जब आप डालोगे तो NaCl जो क्लोरीन गैस होगी वो एनोड के छड़ पे आ जाएगी, और जो आपकी कैथोड पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जाएगी। समझ गए। और कैथोड के पास क्या हो जाएगा भाई, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बन जाएगा। और इसका हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो ईंधन मार्गारीन में करते हैं, जल की सफाई में करते हैं, PVC CFC में करते हैं, या स्टील की सफाई में करते हैं, दवाइयाँ में करते हैं। समझ में आ गया। H2 गैस का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो ईंधन मार्गारीन में करते हैं। क्लोरीन गैस का जल की सफाई में, PVC जो पाइप आता है उसमें हम करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो इस्पात की सफाई में करते हैं या दवाइयों में करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन, कागज़ बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। अब क्लोरीन प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मिलकर क्या बनाता है, यही आपका विरंजक चूर्ण बनाएगा। आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि घरेलू विरंजक वस्त्र विरंजन के लिए करते हैं। समझ में आ गया। चलो अब हम आगे समझेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में। तो शुष्क बुझे हुए चूने, ठीक, केमिकल फार्मूला होता है इसका CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यहाँ पे देखो विरंजक चूर्ण का निर्माण हो गया। अब CaOH2 को हम क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ क्रिया करा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी कि विरंजक चूर्ण हमको मिल जाएगा यहाँ पे।
ठीक। और इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन में करते हैं, कागज़ की फैक्ट्री में लड़की की मज्जा के विरंजन में करते हैं, रासायनिक उद्योग में एक उपचार के रूप में करते हैं, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणु नाशक के रूप में इस विरंजक चूर्ण का हम निर्माण करते हैं। किसका, CaOCl2 का हम निर्माण उपयोग करते हैं। अब बेकिंग सोडा क्या होता है, तो बेकिंग सोडा को हम किस प्रकार देखेंगे, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, फिर जल, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में अमोनिया को ले लेंगे, सॉरी अमोनिया नहीं, NH3 को ले लेंगे। ठीक। तो रिएक्शन जब इतना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, NH4Cl, और यहाँ पे बेकिंग सोडा मिल जाएगा NaHCO3। ठीक। तो खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया हो जाती है। तो इसको जब आप गर्म करोगे, बेकिंग सोडा को हीट दोगे, तो क्या हो जाएगा, Na2CO3, साथ में जल मिलेगा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। और इसका हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं, बेकिंग सोडा पर टार्टारिक एसिड। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा यह मुलायम व स्पंजी हो जाता है। CO2 की वजह से क्या हो जाता है, पाव रोटी में क्या हो जाता है, स्पंज फूल जाता है। ठीक ना। यह एंटासिड का एक संघटक है। एंटासिड मैंने बता दिया, जहाँ पे अम्ल की मात्रा बढ़ेगी उसको उदासीन करेगा, दर्द और जलन को कम कर देगा। इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। ठीक। अब धोने का सोडा क्या होता है भाई, Na2CO3.10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। अब सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे भाई, जल के साथ क्रिया करा देंगे। जब जल के साथ क्रिया करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा धोने का सोडा Na2CO3.10H2O। इसका उपयोग हम कहाँ पे करेंगे, तो कांच, साबुन व कागज़ के उपयोग में करेंगे। इसका उपयोग हम बोरेक्स के निर्माण में करते हैं। इसका उपयोग हम घर की साफ़ सफाई में करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता, जो भी यहाँ पे परमानेंट कठोरता है उसको हटाने के लिए हम धोने के सोडा का यूज करते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो इसका केमिकल फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, CaSO4 H2O। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्ध हाइड्रेट POP बनाता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो CaSO4.12H2O का केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, याद रखना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्ध यानी कि हाफ H2O बना लेगा। समझ गए। यह सफ़ेद चूर्ण होता है जो कि जल मिलाने पर यह पूर्ण जिप्सम बनकर ठोस प्रदान कर देता है। समझ गए। ये इसका रिएक्शन दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस टूट के किस में आ जाएगा, जिप्सम में बदल जाएगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, सभी को पता होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करता है। इसका उपयोग खिलौना बनाने में करते हैं, सजावट के सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, बैंडेज बनाने के लिए। किसी भी व्यक्ति का हाथ पैर टूटता है तो उस हड्डियों को ठीक सही जगह पे करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। खिलौना बनाने के लिए किया जाता है, सजावट के सामान बनाने के लिए किया जाता है, साथ में सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। अब क्रिस्टलन का जल क्या होता है, तो लवण के एक शत इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण के एक शत इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को, कितने जल के पार्टिकल हैं, अणु है, मॉलिक्यूल्स हैं, उस हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलन का जल बोलेंगे। तो समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।